Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about fifth lecture of class 9 chapter number 14 and that is revision lecture. तो बेटा आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसका रिवीजन लेक्चर है। काफी अमेजिंग और शानदार चैप्टर था। आपको पता है इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के फेज में मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है, डेटा के अब मैंने आपको यहाँ पर टाइप्स बताया, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। फिर हमने यहाँ पर किस तरह से हम इनका मीन फाइंड कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन जो कि आपको पता है एवरेज के बेस पर। साथ ही साथ हमने यहाँ पर मिडेन, मोड फाइंड करना सब कुछ सीखा और इसका ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन करना भी सीखा। काफी सारी चीजें आपने इस चैप्टर में काफी अच्छे से और काफी इजी तरीके से सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो। तो आज हम एक बार वापस से इस चैप्टर की क्या करने वाले हैं, ब्रीफिंग करने वाले हैं। क्योंकि बेटा इस चैप्टर की हम ब्रीफिंग इसलिए करने वाले हैं क्योंकि जब हम यहां पर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। साथ ही साथ एनटीएससी, एनईसी, जेएसपी, आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूं क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, इन नोट्स को आप स्टडी करते रहें क्योंकि इन नोट्स की हेल्प से आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है ना वो काफी बेटर होने वाला है। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाकिफ हुए थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, t.me/ttb कोटा ऑफिशियल चैनल, जो कि आपको काफी अच्छे से नजर आ रहा है। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। लेकिन कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास का हमने डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है। और इनके अगर हम ग्रुप कोड की बात करते हैं तो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 t.me/ttb08, क्लास 9 जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है t.me/ttb009 एंड इसी तरह से क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहां देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको बेटा 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका यहां पर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहां मिलने वाली हैं। तो इसे परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए काफी अच्छा लेकर आया हूं ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हो यहां आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर है मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यहां पर 30% का डिस्काउंट। कितना बेटा, 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहां पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, यहां पर इस LS लाइव कूपन कोड को फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लीजिए और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450
50 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है बेटा, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटा सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से बेटा यहाँ पर इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपको इस पूरी क्वायरी में हेल्प करने वाला है और ये कूपन कोड आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिलवाने वाला है 30% का। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी इसी, आपको क्या बनना है बेटा यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5 रिवीजन, जो कि आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये स्टैटिस्टिक्स जो हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन फेज स्टडी किया, डेटा क्या होता है, डेटा के जो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये क्या होता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर अगर हमें कोई यहाँ पर डेटा ऑब्जर्वेशन गिवन हो, उस डेटा ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो किस तरह से हम उसका मीन फाइंड करेंगे। साथ ही साथ अगर हमें उसका मीडियन फाइंड करना हो, मोड फाइंड करना हो, तो मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। और अगर आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है डेटा का, तो आप किस तरह से करोगे, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर इसके कीवर्ड्स और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इसके लर्निंग आउटकम्स नजर आ रहे हैं। तो चलिए बेटा फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स जो है, ये वर्ड है, ये मेनली यूज होता है बहुत सिंगुलर और प्लूरल के लिए। ठीक है, दोनों के लिए ही यूज होता है, एक के लिए भी और बहुत सारे के लिए भी। सिंगुलर के सेंस में ये स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द कलेक्शन। ठीक है, सिंगुलर के केस में हम कह सकते हैं कि हम किस फॉर्म में इसे डिफाइन करते हैं, साइंस ऑफ कलेक्शन की फॉर्म में, जैसे कि प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंस्पिरेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, इस सेंस में। ओके, और अगर प्लूरल की फॉर्म देखें हम, तो इसका मीन जो होता है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो होते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन के, ठीक है, उसको ये डिफाइन करने के पर्पस के अकॉर्डिंग, जैसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स जो भी आपके रहने वाले हैं किसी पर्सन के पर्टिकुलर लोकेलिटी, या नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, पर्टिकुलर टाउन। ठीक है, इन सभी के लिए यहाँ पर आपका किसका यूज होने वाला है, स्टैटिस्टिक्स का यूज होने वाला है। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर आता है इसका, अगर हम जनरली यहाँ पर बात करते हैं तो प्लूरल सेंस में आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स नजर आ रहे हैं इसका। ठीक है, सिंगल ऑब्जर्वेशन डज नॉट फॉर्म स्टैटिस्टिक्स, सिंगल ऑब्जर्वेशन रहेगा जो वो आपका क्या रहेगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का जो रियल मीन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है किसको, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाता है, ना ही कि क्वालिटी वाइज एक्सप्रेस किया जाता है। और अगर हम देखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद डिफाइनाइट पर्पस। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो है एक तरह से किसी भी पर्पस को क्या करता है, डिफाइनाइट मतलब कि डिफाइन के फॉर्म में। ओके, साथ ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं, कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स का जो यूज होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में होता है। सिंगुलर फॉर्म में किस तरह से होता है, प्लूरल फॉर्म में किस तरह से होता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। मेनली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर बात की जाने वाली है डेटा की। और डेटा क्या होता है, डेटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा, मतलब कि डेटा का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, ये देखो मेन आपके पास। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का जो कलेक्शन होता है वो मेनली 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है बेटा, 2 टाइप से। फर्स्ट जो होता है आपके पास वो होता है प्राइमरी डेटा, और सेकंड जो होता है वो होता है आपके पास सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा की अगर हम बात करते हैं तो डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और विथ हेल्प ऑफ हिज वर्कर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। देखो प्राइमरी डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जिसको कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट टाइम कलेक्ट करने वाला डेटा ही क्या होगा आपके पास, प्राइमरी डेटा। ओके, सेकेंडरी डेटा, दिस आर द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय ए पर्सन, ए सोसाइटी, दिस में बी इन पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड फॉर्म। ये जो सेकेंडरी डेटा होता है ये ऑलरेडी क्या होता है, कलेक्टेड होता है, ठीक है, ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, और इसको पब्लिश करना या अनपब्लिश करना ये किसी पर्सन या सोसाइटी के, मतलब कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है या कि कोई भी सोसाइटी है, उसका जो भी डेटा है ऑलरेडी वो क्या है, कलेक्टेड है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होता है, हो सकता है कि ये पब्लिश फॉर्म में हो सकता है कि ये अनपब्लिश फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दीज आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टू सोर्सेज। कितने सोर्सेज होते हैं इसके, मेनली टू सोर्सेज, किसके, सेकेंडरी डेटा के। फर्स्ट होता है पब्लिश सोर्सेज और सेकंड होता है आपका अनपब्लिश सोर्सेज। क्लियर। अगर हम डेटा के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, व्हेन द डेटा इज कंप्लाइंट इन द सेम फॉर्म और ऑर्डर इन विच इज कलेक्टेड, इट इज नॉन एज ए रो डेटा, ठीक है। देखो रो डेटा किसे कहते हैं, जब अगर हमारे पास कोई डेटा है और वो सेम फॉर्म और ऑर्डर में हो, ठीक है, कोई भी डेटा है आपके पास सेम फॉर्म और ऑर्डर में होगा तो वो क्या होगा, रो डेटा होगा। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, कोई भी आपके पास किसी भी, हमने एक सोसाइटी का यहाँ पर एक डेटा लिया है, ठीक है, ये नंबर ऑफ फ्लैट्स, ये इतने पर्सन जो रहने वाले हैं वो इतने पर्सन है, तो ये क्या है आपके पास एक डायरेक्ट डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो यही क्या है आपके पास रो डेटा होता है, और इट इज कॉल्ड ऑल्सो कर्व डेटा, और इसे हम कर्व डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। वेरिएट की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएट क्या होता है, द न्यूमेरिकल क्वांटिटीज whose values varies in objective is called a variate, generally a variate is represented by x। मतलब कि देखो वेरिएट का जो रियल मीन होता है ना, वो आपको एक्स आई, जो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर एक सोसाइटी दी हुई है, मान लीजिए एक सोसाइटी का हम एग्जांपल लेते हैं, और एक सोसाइटी है आपके पास, और उस सोसाइटी में रहने वाले पर्सन्स कि फर्स्ट जो फ्लैट है उसमें 3 पर्सन है, सेकंड फ्लैट में 4 पर्सन है, थर्ड फ्लैट में 5th पर्सन है। तो इस तरह से आपके देख रहे हो नंबर ऑफ फ्लैट्स जो रहेगा वो तो क्या होगा आपका वेरिएट हो जाएगा, मतलब कि एक्स है। और जो वहां पर पर्सन रह रहे हैं फर्स्ट फ्लैट में, जैसे मान लीजिए 3 पर्सन है, सेकंड फ्लैट में 4 पर्सन है, थर्ड फ्लैट में 5 पर्सन है, तो यहाँ पर वो क्या है, पर्सन की फ्रीक्वेंसी है, उन फ्लैट में रहने वाले पर्सन की फ्रीक्वेंसी है, तो वो हो जाएगा आपका एफ आई। क्लियर। तो दीज आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएट। मेनली हमारे पास जो वेरिएट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो वेरिएट होता है वो होता है डिस्क्रीट वेरिएट। क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएट। इट्स मैग्नीट्यूड इज फिक्स, इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि द नंबर ऑफ टीचर्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर आपके पास कोई भी एक इंस्टीट्यूट है उसमें नंबर ऑफ टीचर्स जो है मान लीजिए 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है। क्लियर है। तो ये किस में काउंट होगा, ये डिस्क्रीट वेरिएट में काउंट होगा। जबकि कंटिन्यूअस वेरिएट मतलब कि क्लास इंटरवल की फॉर्म जहां पर आपको मिलेगी वो क्या होगा आपके पास, कंटिन्यूअस वेरिएट। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ओके, ये होगा आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएट। क्लियर है। तो मेनली वेरिएट कितने टाइप्स के होते हैं आपके पास, 2 टाइप्स के, डिस्क्रीट वेरिएट और कंटिन्यूअस वेरिएट। ओके, फटाफट से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो। याद रखना वेरिएट को जो मेनली हम डिनोट करते हैं वो एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, क्लियर है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें क्लियर है। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास रेंज। अब रेंज क्या होता है, रेंज की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। कोई भी आपके पास वेरिएबल है एक्स, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ही क्या होगी, रेंज होगी। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत सारा एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, जैसे कि मान लीजिए एक तो मैक्सिमम वैल्यू 47 है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 13 है। तो अब हमें इसका रेंज फाइंड करना है। तो मैक्सिमम ये तो क्या होगी आपके पास मैक्सिमम, ये क्या होगी आपके पास मिनिमम। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका रेंज फाइंड होगा। क्लियर है। इस तरह से कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्लास फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इन ईच द क्लास द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेटा रिपीटेड इज नॉन एट्स इज क्लास फ्रीक्वेंसी। मतलब कि आपके पास यहाँ पर डेटा जो गिवन है उस डेटा में नंबर ऑफ टाइम्स डेटा जो है उसको रिप्रेजेंट कितनी बार किया जा रहा है, वही आपकी यहाँ पर क्लास फ्रीक्वेंसी होने वाली है। क्लास
फ्रीक्वेंसी के लिए हमें यहाँ पर मान लीजिए क्लास इंटरवल फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे हम, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। जो यहाँ पर आपको रेंज गिवन होगी, पहले तो वो रेंज देख लो, मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा, और अपॉन नंबर ऑफ क्लास कितने हैं, तो इससे आप फाइंड कर सकते हो क्लास इंटरवल। इसे जनरली हम या तो h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h से, या स्मॉल i से डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट क्या होता है, देखो द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास। अगर आपके पास कोई क्लास है, उसकी लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू ही जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो क्लास लिमिट क्या होती है, द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास आर नॉन एज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास। लोवेस्ट वैल्यू मतलब कि लोअर लिमिट, हाईएस्ट वैल्यू मतलब कि हाईएस्ट या अपर लिमिट। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास क्लास मार्क्स। क्लास मार्क क्या होता है, द एवरेज ऑफ द लोअर एंड द अपर लिमिट। आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों का जो एवरेज होता है वो तो होगा आपके पास मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। क्या होगा बेटा, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास मार्क्स। ठीक है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय एक्स। मिड वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। इफ एक्स बी द मिड वैल्यू एंड एच बी द क्लास इंटरवल, एक्स जो होगा वो क्या होगा, मिड वैल्यू होगा आपके पास, और एच जो होगा यहाँ पर क्लास इंटरवल रहने वाला है। क्लियर, अगर हमें यहाँ पर क्लास लिमिट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x माइनस एच अपॉन टू एंड x प्लस एच अपॉन टू। ये मिनिमम के लिए, ये मैक्सिमम के लिए, मतलब कि ये लोअर लिमिट के लिए और ये अपर लिमिट के लिए। ओके, फटाक से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट। ओके, क्लियर है, हो गया नोट आपको ये। चलिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट ले लो बेटा, चले आएंगे। चलो, नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से होता है फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी देखिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो द मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। आपके पास क्लास 9th में 30 स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में। ओके, फर्स्ट टेस्ट में इनके मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आते हैं वो 50 मार्क्स में से आते हैं। कितने, किसी के आते हैं 6, किसी के आते हैं 32, 10, 17, 20, 228, 0, 48, 622। ये जो सब कुछ आपको दिए हुए हैं, ये क्या है, इनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये है इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो 1, 2, 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 3, और कितने टाइम्स आ रहा है 6 की अगर हम बात करते हैं तो मेनली यहाँ पर हमारे पास जो 6 आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है बेटा, 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो कितनी रहेगी, ये आपको मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर ये तो सारी चीजें आपको यहाँ समझ में आ रही है कि किस तरह से हम यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो है आपके पास 50 में से मार्क्स। अब आपको इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम बनाओगे आप मार्क ऑप्टेंड का, और साथ एक कॉलम बनाओगे आप टेली मार्क का। ठीक है, अब देखो 0 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के यहाँ पर, 0 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। तो इसको टेली मार्क में हम डिनोट करेंगे इस तरह से, 1 और 2। सेकंड अगर आप देखते हो तो 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, 3। तो ये देखो 1, 2 एंड 3। इसी तरह से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, 3 स्टूडेंट्स के, तो 1, 2, 3। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 3। फिर 17 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के, तो ये 2। फिर आप देखते हो 22 आपको 6 स्टूडेंट्स के मिलेंगे, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड ये 6। इसी तरह से 26 मार्क्स आपको 2 स्टूडेंट्स के मिलते हैं, तो 1 एंड 2। 28 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के, 1, 2, 3, 4। 32 आपके 3 स्टूडेंट्स के, 1, 2 एंड 3। 36 आपको 2 स्टूडेंट्स के मिलेंगे। 48 आपको 3 स्टूडेंट्स के मिलते हैं। तो ये इस तरह से हम इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको यहाँ तक। फटाफट से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कुछ नहीं करना है, टेलीमार्क बनाना आना चाहिए आपको, फर्स्ट चीज। सेकंड, आपको काउंट ठीक से करना है। जैसे कि देखो आपको 5 दिया है, तो 5 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे टेलीमार्क पर, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5। ठीक है, इसी तरह से अगर 6 दिया हो तो 5 तो हो गया, ये 6 हो गया। 7 दिया हो तो 5 और 2 7, 8 दिया हो तो 8, 9, फिर ये हो जाएगा 10। इस तरह से। ओके, क्लियर है, मतलब कि 5 आपको रिप्रेजेंट करना है, फिर वापस वो 1 जैसे 1 2 3 4 जैसे स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 आएगा तो वापस आपको 5 वाला साइन बना देना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, अबाउट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें अगर क्लास फॉर्म में अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये देखो। ठीक है,
अबाउट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास अबाउट टाइप से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑल थॉट दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज शॉर्टर देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो डेटा बट फॉर्म्ड द एंगल ऑफ कंपैरिजन एंड एनालिसिस इट इज क्यूट बिग। So to reduce the frequency distribution, it can be classified into group in the following way and it is called group frequency distribution। देखो इसको हम, अगर हमें नॉर्मली डायरेक्ट वो रो डेटा की फॉर्म में दिया हुआ होगा तो वो आपका अनग्रुप डेटा होगा, ठीक है। और क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर आपको गिवन होगा तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पर ग्रुप डेटा होगा। अब देखो हमने यहाँ पर एक लिमिट फिक्स कर लिया कि 1 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 11 से 20 के बीच में, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, इनके बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं। मान लीजिए 1 से 10 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, 11 से 20 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, 21 से 30 के बीच में 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, 31 से 40 के बीच में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, 41 से 50 के बीच में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। मतलब कि इससे पहले हमने देखा है यहाँ पर हमें जो वो मार्क्स मिलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें गिवन है, उसी के बेस पर हमने इस टेबल को रेडी किया है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के काइंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या होगा, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हियर ईच आइटम और ओरिजिनल प्राइस ऑफ यूनिट रिटर्न सेपरेटली इन दिस कैटेगरी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट के 46, सेकंड के 18, थर्ड के 79, फोर्थ के 21, इस तरह से आपको यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। और सेकंड होता है आपके पास, एक तो इंडिविजुअल होता है और एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज लार्ज, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी हमें वो क्या गिवन होगी, लार्ज गिवन होगी। एंड वेरिएबल आर डिस्क्रीट, और वेरिएबल क्या होंगे यहाँ, डिस्क्रीट होंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे, ठीक है। वेरिएट कैन एक्सेप्ट सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ अंडर फाइनाइट लिमिट्स एंड रिपीटेड देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, कितने हैं 10, और इनका मंथली वेजेस कितना है 10 वर्कर, जो यहाँ पर एम्प्लॉयज है इनका मंथली वेजेस है 4000 रुपीज। 8 वर्कर्स जो है, एम्प्लॉयज जो है, इनका मंथली वेजेस जो है आपको यहाँ पर मिलता है 6000। इसी तरह से 5 का मिलता है आपको 8000, 7 का मिलता है आपको 11000, 2 का मिलता है आपको 22000 और 1 का मिलता है आपको 25000। अगर हम इन्हें इस तरह से, मतलब कि क्लास लिमिट की फॉर्म में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो आप, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर द टेबल शो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था, ठीक है। इसको अगर हम ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर तो आगे आपके पास मंथली वेजेस और यहाँ आगे आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब आप देख रहे हो कि 0 से 10,000 के बीच की जो इनकम वाले एम्प्लॉयज है ना, वो टोटल नंबर कितने एम्प्लॉयज है 23। 11,000 से 20,000 के बीच में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो कितने हैं 9। 21,000 से 30,000 से बीच में जो वेजेस वाले जो है, मतलब कि इनकम वाले जो एम्प्लॉयज है वो कितने, ओनली ऑन आपके पास 1 है। तो इस तरह से आप, मतलब कि क्लास लिमिट की फॉर्म में जब आप लिखोगे तो वो किस फॉर्म में लिखोगे, ग्रुप डेटा की फॉर्म में। और अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है तो वो रो डेटा होगा, मतलब कि अनग्रुप डेटा होगा आपका। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ये रिमार्क आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज लार्ज, आपके पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या है, लार्ज है, एंड वेरिएट इज कॉन्टिन्यूअस, और वेरिएट अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस है तो वेरिएट कैन एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज अंडर फाइनाइट लिमिट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि वेरिएट जो है वो एक्सेप्ट करेगा सारी वैल्यूज को, ठीक है, अंडर फाइनाइट लिमिट्स में, ठीक है। दे आर रिपीटेड दिस कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे ही हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एज आपको दिया हुआ है इन ईयर में, यहाँ क्लास दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। अब लेस देन 5 ईयर्स, मतलब कि 5 ईयर से लेस देन, 5 ईयर से लेस देन, ठीक है। तो 5 ईयर से लेस देन के इसकी क्लास लिमिट क्या बनी, 0 से 5, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे 72। मतलब कि ये 0 से 5 है ना यहाँ पर, तो अब 0 से 5 काउंट नहीं होगा, काउंट क्या होगा 0 से 4 तक का ओनली, मतलब 5 से अंडर। याद रखना 5 से अंडर। जब भी आपको बैक टू बैक अगर सेम मिलता है, अपर लिमिट और इधर फर्स्ट लिमिट, फिर इधर लास्ट लिमिट और इधर फर्स्ट, इधर लास्ट और इधर फर्स्ट, तो हमेशा याद रखना उससे जस्ट एक पहले वाला तक ही काउंट होगा, इस तक काउंट नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर 0 से 5 तक में हम कहेंगे 0 से 4 तक ही लिमिट काउंट होगी, 5 इसमें काउंट नहीं होगा। ओके, क्लियर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लेस देन 5 ईयर्स, लेस देन 5 ईयर्स
के लिए आपको क्लास क्या मिल रही है 0 से 5 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर 72। इसी तरह से फ्रॉम 5 एंड लेस देन 10 ईयर्स मतलब कि 5 से 10 की जो क्लास है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 103। फ्रॉम 10 एंड लेस देन 15 ईयर्स 10 से ज्यादा और 15 से कम कितने स्टूडेंट्स है आपके पास 50। और फ्रॉम 15 एंड लेस देन 20 15 से ज्यादा और 20 से कम कितने हैं आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है। क्लियर। क्लास लिमिट में याद रखना जब आपको यहाँ पर लास्ट लिमिट और फर्स्ट लिमिट सेम मिलती है तो याद रखना जो लास्ट लिमिट होगी वो नीचे वाले में काउंट होगी, अपर वाले में काउंट नहीं होने वाली है। ओके बेटा क्लियर है। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है यहां आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली। इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट आर बोथ कंटेंट इन सेम क्लास। इन दिस मेथड द अपर लिमिट ऑफ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ अदर क्लास आर नॉट सेम। मतलब कि यहां पर आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये जो है सेम नहीं होगी, नॉट सेम। ठीक है क्लियर है, दोनों सेम नहीं रहने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको यहाँ पर क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास क्या है आपकी यहाँ पर 1 से 10, तो नेक्स्ट क्लास क्या रहेगी 11 से 20, फिर नेक्स्ट क्लास 21 से 30, फिर नेक्स्ट क्लास 31 से 40, फिर नेक्स्ट क्लास 41 से 50। फ्रीक्वेंसीज 1 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है, 11 से 20 की फ्रीक्वेंसी 7, 21 से 30 की फ्रीक्वेंसी 6, 31 से 40 की फ्रीक्वेंसी 3, 41 से 50 की फ्रीक्वेंसी 3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज। अब एक्सक्लूसिव सीरीज यहां पर आपको समझना है, यहां पर आपको प्रीवियस क्लास की पहले मैं क्लियर कर देता हूं। अभी हमने इंक्लूसिव में क्या देखा कि प्रीवियस क्लास जो थी हमारी जैसे कि 0 से 10 प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं होगी। कहां पर इंक्लूसिव सीरीज में। जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज में प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या रहेगी सेम रहेगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, समझ में आ गया आपको। इसीलिए हमने क्या कहा है इन दिस मेथड अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इज सेम। अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट वो कैसी होगी बेटा यहाँ पर सेम होगी। इन दिस मेथड द टर्म ऑफ अपर लिमिट इन ए क्लास नॉट कंसिडर इन द सेम क्लास, इट इज कंसिडर इन द नेक्स्ट क्लास। यहां पर अपर लिमिट को जो है ना आप वो इस क्लास में कंसिडर नहीं करोगे, मतलब कि इस क्लास में काउंट नहीं करोगे। कहां काउंट करोगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि इसकी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी 20 to 30, तो 20 को आप इसमें काउंट नहीं करोगे, 20 को आप इसमें काउंट करोगे। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट क्लास रहेगी 30 to 40, तो 30 को आप यहां काउंट नहीं करोगे, 30 को आप यहां काउंट करोगे। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, समझ में आ गया पूरा पूरा। आपको फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं CF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर, अब अगर आपको CF फाइंड करना है तो किस तरह से करोगे, देखो बहुत ही इजी होता है CF फाइंड करना। जैसे आपको यहाँ पर ये क्लास गिवन होगा, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, ये दो चीज तो आपको गिवन होगी। क्लास से मीन्स आप समझ रहे हो आपका X हो गया और फ्रीक्वेंसी आपका F हो गया। अब आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है 10, फ्रीक्वेंसी से ही हमेशा यहाँ पर CF फाइंड होने वाला है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो अब आपको इसका CF फाइंड करना है, तो यहां पर ये कितना है 10, तो नेक्स्ट हमारे पास CF भी कितना होगा 10 होगा, इसका CF भी 10। लेकिन नेक्स्ट क्या है हमारे पास 8, तो नेक्स्ट का CF होगा 18, मतलब कि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। क्लियर, फिर नेक्स्ट CF फाइंड करने के लिए इन तीनों का सम, फिर नेक्स्ट CF फाइंड करने के लिए इन चारों का सम, फिर नेक्स्ट CF के लिए इन 5 का सम, फिर नेक्स्ट के लिए इन 6 का सम। क्लियर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो काफी अच्छे से। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो फर्स्ट CF सेम है, सेकंड 10 + 8 कितना हुआ 18, थर्ड 10 + 8 + 5, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 18 + 5, फिर 23 + 7, 30 + 2, 32 + 7, मतलब कि 10 यहां पर भी 10। अब 10 और 8 को ऐड करोगे तो क्या होगा 18, 18 और 5 को ऐड करोगे तो 23, 23 और 7 को ऐड करोगे तो 30, 30 और 2 को ऐड करोगे 32, 32 और 1 को ऐड करोगे 33। क्लियर है, ये हो गया आपके पास इसका
CF मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फटाफट। चले आगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? फटाफट से बोलो। चले, चलो नेक्स्ट आता है आपके पास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर क्लास इंटरवल की फॉर्म में। तो सेम आप क्या करोगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहले इसके लिए CF निकालोगे तो ये 72 है, तो फर्स्ट वाला CF भी क्या होगा 72। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 72 प्लस 103। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 72 प्लस 103 प्लस 50। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट होगा आपके पास 25 प्लस 72 प्लस 103 प्लस 50। इस तरह से क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको यहाँ काफी अच्छे से और इजीली नजर आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये किसका है, हमारे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। क्लियर, तो फ्रॉम दिस टेबल the number of students of age less than upper limit of class, number of students whose age is less than 5, 10, 15, 20 years can determine by merely seeing the table back. If we need the number of students whose age is more than 0, more than 5, more than 10 or more than 15, the table should be construct as follow। मतलब कि हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि किन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो एज है वो लेस देन 5 की फॉर्म में, लेस देन 10 की फॉर्म में, लेस देन 15 की फॉर्म में और लेस देन 20 की फॉर्म में है। और अगर हमें उनका CF फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो हम किस तरह से करेंगे ये हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है यहाँ पर। ओके, चलो नेक्स्ट आता है इसके पास बाद आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि किस तरह से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो। ठीक है, तो देखो एक बार की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, बार आप समझते हो आप, हाँ या ना, फटाफट से बताओ बार समझते हो क्या? एक तो होता है सर ये वाला बार, है ना, ये नहीं बेटा, बार से मीन है यहाँ पर जो आपका रेक्टेंगल बनता है, जो आप ग्राफ बनाते हो उसमें आप रेक्टेंगल जो बनाते हो ना, बिल्डिंग से जो बनाते हो वही आपका बार है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में जो आप भी अभी तक ग्राफ बनाते हुए है ना, वो सारे आपके क्या है, बार ग्राफ है। इसीलिए हमने कहा है ग्राफ बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा बाय नंबर ऑफ बार्स रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम while construction bar graph the following point should be kept in mind. The width of the base should be uniform throughout, the gap between one bar and another should be uniform throughout, bar may be either horizontal or vertical। मतलब कि यहाँ पर बार ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो बार ग्राफ आपको मेनली कैसा मिलेगा, यहाँ पर बार ग्राफ आपको मिलने वाला है जो भी बिल्डिंग्स रहेगी आपकी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। सेकंड आता है आपके पास हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, आप नेम ही फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, आप कहोगे सर ये हिस्टोग्राम क्या आ गया। आप देखो हिस्टोग्राम आपका एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है किसको, ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का। मतलब कि अगर हमें इसे क्लास इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी मतलब ग्राफ को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को अगर हमें इंटरवल की क्लास इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम उसे हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आर टेकन बेस एंड हाइट, इसमें क्या होती है, बेस और हाइट होती है। आपको जैसे कि पता है बेस और हाइट जो है वो रेक्टेंगल की वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के, किसके होती है, इसकी प्रोपोर्शनल होती है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के। ठीक है, टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल आर मार्क्ड along x-axis in a suitable scale, frequencies are marked along y-axis on a suitable scale। मतलब कि कहा ये जा रहा है कि आपके पास, आपको पता है ये होता है x-axis, ये होता है y-axis। x-axis पर आप जो रिप्रेजेंट करोगे वो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करोगे और y-axis पर आप फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। तो when frequency distribution is grouped and continuous and class interval are also equal, जब आपके पास frequency distribution जो है वो grouped या continuous फॉर्म में हो तो क्लास इंटरवल जो होगा वो कैसा होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, जब frequency distribution आपके ग्रुप्ड और continuous फॉर्म में लेकिन क्लास इंटरवल यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। थर्ड है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनग्रुप्ड हो और मिडल पॉइंट आपको यहाँ पर जो है वो क्या होगा, गिवन हो।
क्लियर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरह से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो डेटा होगा उस डेटा को अगर हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो हम मेनली इसे 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो कौन सा है, बार ग्राफ है, जिसमें रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बनेगी और उन बिल्डिंग्स के बीच में क्या रहने वाला है, गैप रहने वाला है। सेकंड आता है हमारे पास यहाँ पर, वो आता है आपका हिस्टोग्राम। क्या आता है, हिस्टोग्राम। ओके चलो, डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंट होता है ये देखो। दोनों में डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, इन हिस्टोग्राम देयर इज नो गैप, हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होगा। मतलब कि ये जो नजर आ रहा है ये आपको क्या नजर आ रहा है, हिस्टोग्राम, ठीक है। और बार ग्राफ जो होगा इस तरह से, क्लियर। ये आपके पास यहाँ क्या है, बार ग्राफ है। द विड्थ ऑफ बार इज सिग्निफिकेंट इन हिस्टोग्राम, इन बार ग्राफ विड्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पर विड्थ सिग्निफिकेंट होगी जबकि यहां पर विड्थ का कोई रोल लेता नहीं रहने वाला। हिस्टोग्राम द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल। हिस्टोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसकी फ्रीक्वेंसी के। हाउएवर कब, इफ द क्लास साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, जब क्लास साइज की फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होगी किसके, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल के प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की अगर हम बात करते हैं तो ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज आल्सो फॉर्म ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी कंस्ट्रक्ट इन 2 वेज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम मेनली 2 वेज में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, या तो हम उसको हिस्टोग्राम की हेल्प से या फिर हम विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम 2 टाइप से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या तो हम इसको हिस्टोग्राम की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर बिना किसी हिस्टोग्राम की हेल्प के, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। क्लियर। चलो फर्स्ट केस क्या कहता है, अगर हमें हिस्टोग्राम की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मिडल पॉइंट। पहले आपको क्या करना है, मिडल पॉइंट फाइंड करना है, फिर अपर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द रेक्टेंगल जॉइन द मिडल। मतलब कि कुल मिला के कहने का ये मतलब है ठीक है, ये इनके जो भी आपको ये बिल्डिंग्स नजर आ रही है ना, इनके आप यहां पर क्या देखते हो, इस तरह से बनाते हैं हम इसको। रुको, क्या हो गया, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए एक हिस्टोग्राम है। अब हिस्टोग्राम में अगर हम ये जो मिडल पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन मिडल पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये होगा हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम की हेल्प से जो आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसको ड्रॉ करना। और सेकंड है विदाउट हिस्टोग्राम हेल्प। विदाउट हिस्टोग्राम हेल्प की हेल्प से मतलब कि डायरेक्ट, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो क्या करोगे आप, इन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करते हो। तो ये हो गया आपके पास विदाउट हिस्टोग्राम की हेल्प से पॉलीगन रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। बाकी थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। ओके, चले आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर किस तरह से किया जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर मेनली है ना, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एवरेज होता है, ठीक है। जैसे कि अर्थमेटिक मीन हो सकता है कि आपको सिंपली मीन फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, ज्योमेट्री मीन फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए दे दिया जाए। लेकिन मेनली हम यहाँ पर वी शैल स्टडी हियर ओनली, हम और ओनली ऑन स्टडी करते हैं किसका, अर्थमेटिक मीन का, मीडियन का और मॉड फाइंड करने के लिए, वो भी किसका, अनग्रुप डेटा का, कि किस तरह से आप अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करोगे, मोड फाइंड करोगे, साथ ही साथ यहाँ पर आप मीन फाइंड करोगे। क्लियर। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं मीन वाले कॉन्सेप्ट पर। देखो मीन क्या होता है, द मीन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, अगर आपको मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने के लिए आपको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं इनका क्या करोगे आप, सम करोगे।
फिर इसमें आप डिवाइड कर दोगे किसका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उस ऑब्जर्वेशन का आप सम करके अगर आप उस पूरे ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर देते हो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है उसका, तो आपको यहाँ पर फाइनली मीन फाइंड हो जाएगा। इस मीन को हम जनरली डिनोट करते हैं एक्स बार से। किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, ठीक है, क्लियर। मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है, एन है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो आप लिखोगे इसे एक्स बार इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3। ये तो आपके पास क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, और इसका क्या कर रहे हो आप, सम कर रहे हो। तो फाइनली इससे लिख सकते हैं हम समेशन ऑफ xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास n, तो समेशन ऑफ xi अपॉन n। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सेकंड आता है आपके पास, इससे अगर हम आगे बात करते हैं, तो मान लीजिए अनग्रुप डेटा के लिए आपको अगर मीन फाइंड करना है तो इसकी प्रॉपर्टीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के केस में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो क्या करोगे, मान लीजिए x1 x2 x3 x4 xn तक जो है ये आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्लियर, और इनकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 से लेकर fn तक है। अगर आपको इसके मीन फाइंड करना है तो इसका मीन फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, और जितने भी फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन हैं इनको मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी के केस में आपको यहाँ पर मीन फाइंड हो जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई कॉन्स्टेंट रियल नंबर है a और उसको हम ऐड कर देते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो हमें यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यू मीन फाइंड होगा, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है a और उस रियल नंबर को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में अगर हर एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर फिर एक न्यू मीन फाइंड होगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो x बार प्लस a। अगर हम यहाँ पर कोई a कांस्टेंट रियल नंबर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड करने की जगह उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी हमें यहाँ न्यू रियल मीन फाइंड होगा, और वो होगा आपके पास x बार माइनस a। अगर हम कोई कांस्टेंट रियल नंबर लेते हैं a और उसे मल्टीप्लाई करते हैं ईच ऑब्जर्वेशन से, तो हमें न्यू रियल मीन फाइंड होने वाला है, और वो होगा a इंटू एक्स बार। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है उनमें डिवाइड करते हैं एक कांस्टेंट रियल नंबर a का, तो हमें फिर से न्यू रियल मीन फाइंड होगा, और वो होगा एक्स बार अपॉन a। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली आपको इस तरह से इसके लिए टेबल रेडी करना होगा, एक्स बार fi xi और fi इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर समीशन ऑफ fi लिखोगे, और यहाँ पर समीशन ऑफ fi xi, समीशन ऑफ fi होगा आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, और समीशन ऑफ fi xi होगा आपके पास फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही इसके क्या क्या यूज होने वाले हैं ये आपको ऑलरेडी पता है इसे, ओके। अगर हमें मीडियन फाइंड करना हो तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो जल्दी से आप फटाफट से। मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द वैल्यू ऑफ मीडियन का मतलब क्या होता है, एक तरह से हमें क्या करना है, मिड वैल्यू फाइंड करना है। अब मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दिया होगा ना, इसमें आपको 2 केसेस का याद रखना है। फर्स्ट केस में अगर आपके पास यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड है तो अलग फॉर्मूला यूज होगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास n जो है वो इवन है तो अलग फाइंड होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, मीडियन फाइंड करने के लिए अरेंज कर दोगे, ठीक है। जो भी डेटा दिया हुआ है उसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको अरेंज करना है। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर काउंट करोगे किसे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, कि कितने आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास n जो है वो क्या है, ओड है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n जो है वो अगर हमारे पास ओड है तो हमें इसका वैल्यू जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, n+1/2 टर्म, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से अगर n जो है आपके पास वो इवन नंबर है तो इसके लिए आपको मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ मीन मतलब कि n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके अपॉन 2 का जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको इवन नंबर के केस में आपको मिडियन यहां से फाइंड होगा, ऑड नंबर के केस में आपको मिडियन यहां से फाइंड होगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करोगे, ओके। अगर हम मीडियन की यूज की बात करते हैं तो यूजेस तो आपको पता है, इसे आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है। लास्ट आता है हमारे पास मोड। मोड किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, तो मोड फाइंड करने के लिए जो हमारा मेनली कॉन्सेप्ट होता है ना, मोड होता है आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एक तरह से मतलब कि
आपको यहाँ पर कोई डेटा दिया हुआ है और उस डेटा में कोई ऑब्जर्वेशन डेटा दिया हुआ है और उस डेटा में जिस नंबर का रिपीटेशन सबसे ज्यादा होगा, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वही यहाँ पर क्या रहने वाला है, उस ऑब्जर्वेशन का मोड रहने वाला है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है बेटा यहाँ तक? फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ या ना? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या कहा है यहाँ पर, arrange the data in array and then count the frequency of each variate. The variate having maximum frequency is the mode. मतलब कि जो भी वेरिएट आपको दिया हुआ है उसकी हर एक की आप फ्रीक्वेंसी फाइंड मतलब चेक करो, और जिस वेरिएट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वही यहाँ पर आपका उसका मोड रहने वाला है। और ये आपको यहाँ पर यूजेज ऑफ मोड नजर आ रहे हैं, आपको काफी अच्छे से नजर आ रहे हैं। मेनली आपको यहाँ पर एक रिलेशन याद रखना है, और वो रिलेशन किसके बीच में, यहाँ पर थ्री टेंडेंसी के बीच में, सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में आपका यहाँ पर क्या जो आपके पास एक रिलेशन है वो क्या है, मोड जो है वो इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। किसके? मोड जो है वो इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। यहाँ पर आपको हो सकता है कि मीडियन की वैल्यू गिवन हो, मीन की वैल्यू गिवन हो, डायरेक्ट मोड फाइंड कर सकते हो। इन दोनों की वैल्यू गिवन हो तो ये फाइंड कर सकते हो, और इन दोनों की वैल्यू गिवन हो तो आप मीडियन फाइंड कर सकते हो यहाँ से भी। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा ये आज का जो हमारा लेक्चर था, ये मेनली हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स जो थे इसी का पूरा रिवीजन फेज था। आई होप आपको काफी इजीली काफी अच्छे से समझ में आया, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को हमने एक बार ब्रीफ कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपने यहाँ पर फॉर्मूला में कोई मिस्टेक नहीं की और कैलकुलेशन में किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं की, तो यहाँ आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो हमने हर एक टॉपिक का एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाया हुआ है। आप इजीली उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, क्लिक कीजिए, वीडियोस देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमने वहाँ सॉल्व किया है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ काफी इजीली और अच्छे से समझ में आया है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।